वी योनहो की आंखों में अब जरा भी नरमी नहीं बची थी। अगले ही पल वह बिजली की रफ्तार से ग्रीन फॉरेस्ट के बीच घुस जाता है। सामने खड़ा एक दुश्मन तुरंत तलवार घुमाकर उसका रास्ता रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वी योनहो सिर्फ हल्का सा शरीर मोड़कर वार बचा लेता है और अपनी कोहनी पूरी ताकत से उसके सीने में दे मारता है। दुश्मन की सांस वहीं अटक जाती है। इससे पहले कि वह संभल पाता, वी योनहो का मुक्का सीधा उसके चेहरे पर पड़ता है और वह कई कदम दूर जा गिरता है। तभी पीछे से एक और ग्रीन फॉरेस्ट सदस्य मौका देखकर हमला करता है। उसे लगता है कि वी योनहो का ध्यान सामने है, लेकिन अगले ही पल वी योनहो बिना पीछे देखे ही उसकी तलवार रोक लेता है। हल्की सी मुस्कान के साथ वह बोलता है, लगता है आजकल के बच्चों को डर नाम की चीज सिखाई ही नहीं जाती। इतना कहते ही उसकी तलवार एक ही झटके में घूमती है। दुश्मन किसी टूटे हुए पत्ते की तरह हवा में उछल जाता है, लेकिन वी योनहो उसे जमीन पर गिरने का मौका भी नहीं देता। दूसरी बार तलवार चमकती है और अगले ही पल उसका शरीर 2 टुकड़ों में जमीन पर गिर चुका था। यह नज़ारा देखते ही बाकी ग्रीन फॉरेस्ट सदस्य एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं। उन्हें लगता था कि अकेले इंसान को संख्या के बल पर दबाया जा सकता है, लेकिन वी योनहो के चेहरे का भाव तक नहीं बदलता। वह शांत आवाज में कहता है, अगर मुझे मारना चाहते हो तो इससे कहीं ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगले ही पल वह सामने वाले दुश्मन को सीने पर ऐसी लात मारता है कि उसका शरीर पीछे खड़े कई साथियों से जा टकराता है। पूरी फॉर्मेशन एक पल में बिखर जाती है। तभी ग्रीन फॉरेस्ट का लीडर जोर से चिल्लाता है, रुको मत, ये अकेला है, सब एक साथ हमला करो। दर्जनों दुश्मन फिर से वाई योनहो की तरफ दौड़ पड़ते हैं, लेकिन इस बार वी योनहो के होंठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। अकेले आकर तो तुम मेरी मदद ही कर रहे हो। इतना कहते ही उसकी तलवार गायब होती हुई सी महसूस होती है। अगले ही पल चारों तरफ सिर्फ तलवार की चमक दिखाई देती है। 1, 2, 3, हर वार के साथ एक ग्रीन फॉरेस्ट सदस्य जमीन पर गिरता जाता है। ऐसा लग रहा था मानो वह इंसानों से नहीं, घास के तिनकों से लड़ रहा हो। अचानक वी योनहो अपनी जगह पर पूरा घूम जाता है। उसकी तलवार के साथ एक विशाल गोलाकार सोर्ची चारों तरफ फैल जाता है। चमकती हुई धार पल भर में पूरे बैटलफील्ड को अपनी चपेट में ले लेती है। किसी दुश्मन को बचने का मौका तक नहीं मिलता। कुछ ही सेकंड बाद पूरा मैदान शांत हो चुका था। जो बचे थे वे या तो बुरी तरह घायल होकर जमीन पर पड़े थे या हमेशा के लिए खत्म हो चुके थे। दूर खड़ा जांग युल ये सब देखकर बिल्कुल स्तब्ध रह जाता है। उसने पहले भी वी योनहो की ताकत देखी थी, लेकिन इतनी आसानी से दर्जनों दुश्मनों का सफाया होते उसने कभी नहीं देखा था। दूसरी तरफ वी योनहो बिल्कुल सामान्य चेहरे के साथ अपनी तलवार वापस म्यान में रखता है, जैसे अभी अभी कोई मामूली काम खत्म किया हो। फिर आराम से चारों तरफ नजर घुमाकर बोलता है, अब पड़े रहना, मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। अगले ही पल वह बिल्कुल गंभीर चेहरे से जोड़ देता है, और हाँ, किसी से कहना मेरे लिए चाय और कुछ मिठाइयां भी ले आए। उसकी बात सुनते ही पूरा मुरिम अलायंस उसे घूरने लगता है। कुछ देर पहले जिसने अकेले पूरा बैटलफील्ड साफ कर दिया, वही इंसान अब ऐसे चाय मांग रहा था जैसे लड़ाई नहीं बल्कि सुबह की सैर करके लौटा हो। जिन लोगों ने उसकी ताकत के बारे में पहले से सुन रखा था, वे भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। उधर ग्रीन फॉरेस्ट का लीडर लड़खड़ाते हुए किसी तरह खड़ा होता है। उसके पूरे शरीर पर गहरे घाव थे, लेकिन उसकी आंखों में अब भी अजीब सी जिद दिखाई दे रही थी। उसने अपने बचे हुए साथियों को अपने पास इकट्ठा होने का इशारा किया। ये देखकर पापा पूछते हैं, क्या बात है, आखिरकार हार मानकर भागने का फैसला कर लिया? लीडर हल्की हंसी हंसता है, अफसोस, आज तुम्हारा गला नहीं काट पाए, लेकिन अपनी जान के बदले जो जानकारी हमें मिली है वो हमारे लिए काफी है। फिर वह ठंडी नजर से सबको देखते हुए बोलता है, आज की इस छोटी सी जीत का जितना आनंद लेना है ले लो, क्योंकि बहुत जल्द यही सुकून नरक की आग में बदलने वाला है। उसकी बात सुनकर पापा की भौहें सिकुड़ जाती हैं। वह कुछ समझ पाते उससे पहले ही लीडर अपने दांतों के बीच छिपी जहर की गोली चबा लेता है। अगले ही पल बाकी ग्रीन फॉरेस्ट सदस्य भी वहीं करते हैं। रुको, कोई भी इनके पास मत जाना, पापा जोर से चिल्लाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सभी दुश्मनों के मुंह से खून बहने लगता है। जहर कुछ ही पलों में पूरे शरीर में फैल जाता है और देखते ही देखते एक एक करके सभी वहीं दम तोड़ देते हैं। यह भयानक नजारा देखकर मुरिम अलायंस के कई लोग सन्न रह जाते हैं। पापा तुरंत आदेश देते हैं, इन लाशों को सावधानी से हटाओ, इनके खून को कोई हाथ नहीं लगाएगा, जहर अब भी असर कर सकता है। कुछ देर बाद माहौल थोड़ा शांत होता है। तभी पंग दुजुक पूरी घटना के बारे में बताता है कि वह ग्रीन फॉरेस्ट में दोबारा घुसकर जानकारी इकट्ठा कर रहा था, लेकिन पहचान खुलने के बाद जान बचाकर यहां तक भागा। उसकी बात खत्म होते ही वी योनहो पास खड़े जंगयुल की तरफ देखकर मुस्कुराता है। ओए भिखारी, जंगयुल तुरंत भड़क जाता है। कितनी बार कहा है मुझे भिखारी मत बुलाया करो।
लेकिन वियोनहो उसकी बात पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। फिर पंग दुजुक की तरफ इशारा करके पूछता है, तुम्हारे पैंग परिवार के लोग हमेशा ऐसे ही निकम्मे होते हैं क्या? जंग यूल तुरंत उसका बचाव करता है, निकम्मे नहीं है, बस उनकी लड़ने की स्टाइल अलग होती है। फ्रंटलाइन में हमला करना, सैनिकों का हौसला बढ़ाना, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वी योनहो सिर हिलाता है। अच्छा, तो फिर ये हर बार ग्रीन फॉरेस्ट में घुसकर पकड़ा कैसे जाता है? उसने फिर पंग दुजुक की तरफ उंगली कर दी। और इसकी वजह से जो दूसरे मार्शल आर्टिस्ट इस मुसीबत में फंसते हैं, उसका क्या? जांग यूल भी हार मानने वाला नहीं था। अरे भाई, हर परिवार में एक आध बेवकूफ तो होता ही है। वी योनहो बिना उंगली हटाए पंग दुजुक को देखता है और फिर जंग यूल की तरफ मुड़कर कहता है, तुम्हें सच में लगता है ये सिर्फ थोड़ा सा बेवकूफ है? इतना सुनते ही जांग यूल के पास कुछ पल के लिए कोई जवाब नहीं बचता, जबकि पंग दुजुक हमेशा की तरह चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहता है। जंग यूल बार बार पंग दुजुक का बचाव करने की कोशिश कर रहा था। आखिर वह बड़ा भाई और पंग दुजुक तीनों स्लीपिंग ड्रैगन पेविलियन में एक ही बैच के थे। इसी वजह से वह अपने दोस्त को यूं अकेला नहीं छोड़ सकता था। दूसरी तरफ पंग दुजुक पूरे समय सिर झुकाए खड़ा रहा। उसने अपनी सफाई में एक शब्द तक नहीं कहा। तभी पीछे से एक आवाज आती है, पूरे पैंग परिवार को इसके जैसा मत समझना। सबकी नजर उस तरफ जाती है। सामने पेंग डू ह्योंग खड़ा था। वी योनहो उसे देखकर बिल्कुल सीधा चेहरा बनाए बोलता है, अरे पंग दुजुक, बहुत दिनों बाद मिले। इतना सुनते ही पांग डू ह्योंग का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। मैं पांग दुजुक नहीं हूं, मेरा नाम पांग डू ह्योंग है। वी योनहो मासूम बनते हुए जांग युल की तरफ देखता है। अरे, ये दोनों पैंग परिवार से ही है ना? फिर फर्क क्या है? जंग युल धीरे से उसके कान में फुसफुसाता है, इन दोनों की बिल्कुल नहीं बनती। वी योनहो की नजर पंग दुजुक के उदास चेहरे पर जाती है। उसे देखकर वह कुछ पल के लिए शांत हो जाता है। फिर पैंग डू ह्योंग से पूछता है, वैसे ये तुम्हारा बड़ा भाई है ना? पांग दो ह्योंग बिना एक पल गंवाए ठंडी आवाज में जवाब देता है, मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है। मैं किसी नाजायज बेटे को अपना भाई नहीं मानता। ये सुनते ही माहौल अचानक भारी हो जाता है। जंग यूल धीरे से वी योनहो को समझाता है, दोनों सच में भाई हैं, लेकिन पांग दुजुक की मां का दर्जा परिवार में बहुत नीचे था, जबकि पांग डू ह्योंग मुख्य पत्नी का बेटा है। वी योनहो कुछ सेकंड तक चुप रहता है, फिर शांत आवाज में पूछता है, फिर भी क्या अपने ही भाई से ऐसे बात करना जरूरी है? पंग डू ह्योंग बिना झिझक जवाब देता है, बिल्कुल। उसके जैसे इंसान को पैंग परिवार का नाम लेने का भी हक नहीं है। वी योनहो कुछ देर तक उसे देखता रहता है, फिर मन ही मन सोचता है, दूसरों के पारिवारिक मामलों में पड़ना ठीक नहीं। लेकिन अगले ही पल पंग डू ह्योंग फिर से पंग दुजुक पर बरस पड़ता है। मेरा नाम लेने की भी हिम्मत मत करना। पिता ने तुम पर थोड़ी दया क्या कर दी? खुद को परिवार का सदस्य समझने लगे। तुम्हारी माँ और तुम्हें उन्होंने सिर्फ तरस खाकर अपनाया था। पंग दुजुक कुछ बोलने के लिए मुंह खोलता है, लेकिन पांग डू ह्योंग उसे बीच में ही रोक देता है। अगर परिवार की इज्जत मिट्टी में मिलानी है तो पैंग नाम छोड़ दो। घर लौटने के बाद तुम्हें हर चीज का हिसाब देना होगा। यह सब सुनकर वी योनहो के चेहरे से मुस्कान पूरी तरह गायब हो जाती है। वह धीरे से जांग युल से पूछता है, ये हमेशा इतना ही बोलता है क्या? जांग युल बेबस होकर कहता है, अभी कुछ देर पहले तो तुम भी पांग दुजुक को बेवकूफ कह रहे थे। वी योनहो तुरंत जवाब देता है, मैंने उसे बेवकूफ कहा था, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश तो कर रहा था। इतना कहते ही उसकी नजर फिर पैंग डू ह्योंग पर टिक जाती है, और इस बार उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि उसका सब्र अब खत्म होने वाला है। पांग डू ह्योंग फिर से पंग दुजुक की तरफ उंगली उठाकर चिल्लाने लगता है, याद रखना, पंग परिवार का नाम तुम्हारे जैसे इंसान के लिए नहीं है। जिस दिन हम वापस लौटेंगे तुम्हें हर बात की कीमत चुकानी पड़ेगी। बस इतना सुनना था कि वी योनहो का सब्र आखिरकार टूट गया। बिना किसी चेतावनी के वह एक पल में पंग डू ह्योंग के सामने पहुंच जाता है। धड़ाम! उसका जोरदार थप्पड़ सीधे पैंग डू ह्योंग के चेहरे पर पड़ता है। अगले ही पल उसका पूरा शरीर हवा में कई मीटर दूर जा गिरता है और जमीन पर लुढ़कते हुए बेहोश हो जाता है। पूरा माहौल एकदम शांत हो जाता है। किसी को समझ ही नहीं आता कि अभी हुआ क्या है। पंग दुजुक अविश्वास से वी योनहो को देखता रह जाता है। वहीं जंग युल घबराकर तुरंत पंग डू ह्योंग के पास भागता है। वह उसकी सांसें जांचता है और राहत की सांस लेते हुए बोलता है, जिंदा है, सिर्फ बेहोश हुआ है। फिर वह वी योनहो की तरफ देखकर लगभग चिल्ला पड़ता है, तुमने पैंग परिवार के बेटे को थप्पड़ मार दिया। अगर ये बात बाहर गई तो दोनों परिवारों के बीच लड़ाई छिड़ सकती है, लेकिन वी योनहो बिल्कुल शांत था। उसने कंधे उचकाते हुए कहा, इतनी सी बात पर परेशान मत हो, मैं उसका मास्टर हूं। मास्टर अगर अपने डिसाइपल को सुधारने के लिए एक थप्पड़ मार दे तो उसमें गलत क्या है? जांग यूल अपना सिर पकड़ लेता है। तुम्हें सच में लगता है कि पैंग परिवार ये वजह मान लेगा? वी योनहो हल्का सा मुस्कुराता है, और अगर नहीं माने तो करेंगे क्या? जांग युल कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में पापा
बड़ा भाई और खुद वाई योनहो की ताकत घूम जाती है। वह मन ही मन सोचता है, अगर पंग परिवार ने सच में लड़ाई छेड़ दी तो शायद पूरा पैंग परिवार ही मिट जाएगा। तभी पीछे से पापा चलते हुए आते हैं। उन्हें रास्ते में कुछ नरम सा महसूस होता है। नीचे देखते हैं तो पांग डू ह्योंग बेहोश पड़ा था और पापा ने अनजाने में उसी पर पैर रख दिया था। पापा हैरानी से पूछते हैं, अरे ये बीच रास्ते में कौन सो रहा है? वी योनहो बिना पलक झपकाए जवाब देता है, शायद बहुत थक गया था। पापा फिर पूछते हैं, कम से कम इसे घोड़े पर तो लिटा देते। वी योनहो पूरी गंभीरता से बोलता है, जरूरत नहीं है, सड़क भी बुरी जगह नहीं है, आराम से सो लेगा। इतना सुनते ही आसपास खड़े सभी लोग अजीब नजरों से उन दोनों को देखने लगते हैं। कोई कह रहा था इसे उठाओ, कोई कह रहा था ऐसे ही पड़ा रहने दो, और पापा भी पूरी गंभीरता से उसकी नींद की चिंता कर रहे थे। ये पूरा नजारा देखकर जांग यूल मन ही मन लंबी सांस छोड़ता है। उसे अब पूरा यकीन हो चुका था कि अगर यही हाल रहा तो ज्यादा दिन नहीं लगेंगे जब पूरा मुरीम दुनिया वी परिवार के सामने सिर झुकाने पर मजबूर हो जाएगा। और भाई, इसी धमाकेदार और मजेदार पल के साथ ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में, जहां वाई योनहो के अगले कारनामे फिर से सबको हैरान करने वाले हैं।